जय हिंद एवरीवन। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर को शुरू करने से पहले हम लोग एक मोटिवेशनल कोट को देख लेते हैं। और देखिए, इस कोट में बताया जा रहा है कि समय और शिक्षा का सही उपयोग व्यक्ति को यानी किसी भी व्यक्ति को सफल बना देता है। जैसे समय तो सबके लिए कांस्टेंट रहता है कि किसी के लाइफ में 1 घंटा मिला है तो वो सबके लिए बराबर है, चाहे वह एक आम आदमी हो, चाहे वह एक अधिकारी हो, चाहे वह एक दुकानदार हो, चाहे वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वह बहुत बड़ा टीचर हो, सबके लिए बराबर है। उसी तरह से समय के साथ जिसने अपना संयोग बनाना सीख लिया और जो शिक्षित व्यक्ति है वह दोनों का सही उपयोग करके ही क्या करता है, जीवन को सफल बना सकता है। सफलता का अर्थ कई एक होता है। जीवन का सफलता का अर्थ ये है कि व्यक्ति ने जो मूलभूत लक्ष्य रखे थे कि हमें जीवन से लेकर के डेथ तक का, जैसे आमतौर पर हम देखते हैं भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वह लगभग 64 साल की है। तो उस तरह से हम देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का औसत उम्र 64, 65, 70 साल जा रहा है किसी कंट्री में, तो उस व्यक्ति ने अपने 0 से लेकर के 60 साल तक या 65 साल तक जो भी अपने लक्ष्य निर्धारित किए उसको वह किस हद तक पूरा कर पाया, वही उसके सफलता का निर्धारक कारक बनता है। जैसे किसी ने निर्धारित किया था कि उसको लगभग 40 साल की उम्र में ये कर लेना है, कैसे करना है, नहीं करना है, तो उन सारी चीज़ों का जब मूल्यांकन होता है तभी हम सफलता को व्यापक अर्थों में समझ पाते हैं। आमतौर पे लोग ये कह देते हैं कोई परीक्षा पास नहीं हुआ, कोई ये काम नहीं कर पाया तो व्यक्ति सफल नहीं है, जबकि सफलता का जो अर्थ है वह ब्रॉडर है, बृहद है, जिसमें विभिन्न आयामों को ध्यान में रखते हुए उसका आंकलन और मूल्यांकन किया जाता है। चलिए आज के लेक्चर पे हम लोग चलते हैं। देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं बायोलॉजी वाले सेगमेंट से जो हमारा त्रिरत्न सीरीज का चल रहा था, जिसमें हम लोग घटनाचक्र, लुसेंट और क्राउन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शामिल कर रहे हैं और साथ ही उसके डिस्कशन को हम शामिल कर रहे हैं। साथ ही उसमें इस बात का ध्यान रखते हुए चल रहे हैं कि बहुत कम क्वेश्चन का रिपीटेशन हो, जिससे लेक्चर का लेंथ लंबा ना जाए। और आज के महत्वपूर्ण लेक्चर में हम लोग बायोलॉजी को कवर करेंगे, जिसमें मानव शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में जानेंगे। खास करके मानव के हृदय, मानव का पाचन तंत्र, मानव स्केलेटन, इन सारे टॉपिक को कंबाइंडली इसमें डिस्कस करेंगे। और ये लगभग हमारा 3 पार्ट में आएगा, लगभग 80 क्वेश्चन का 3 पार्ट होगा। मैक्सिमम 80 क्वेश्चन को कोशिश करूंगा मैं कि 40 से 45 मिनट के अंतर्गत हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा अगर फास्ट करके देख लें तो और जल्दी हो जाएगा कवर। ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ लेक्चर को यहाँ से। एक बात का और सबसे आग्रह करता हूँ कि देखिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत सारे लोग देखते तो हैं, ठीक है, लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उनसे मेरा गुजारिश है कि वो लोग लाइक सब्सक्राइब पे ध्यान दें। ठीक है, अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। ठीक है, और इसका 4 ऑप्शन भी दिया गया है। एक ऑप्शन पे चलेंगे हम लोग और साथ ही उसका डिस्कशन भी करते चलेंगे, आप लोग जान रहे हैं। अच्छा, ये अभी हमारा बायोलॉजी जैसे ही ख़त्म होता है, 2-3 दिनों के अंतर्गत हमारा ये ख़त्म हो जाएगा बायोलॉजी वाला सेगमेंट। जैसे ही बायोलॉजी ख़त्म होगा तो हम लोग फिर से मूव कर जाएंगे हिस्ट्री पे, या फिर अगर हिस्ट्री आप लोग जैसा सजेस्ट करें। बहुत सारे लोग सजेशन दिए कि बिहार स्पेशल को ले आया जाए, क्योंकि बिहार स्पेशल का कंटेंट भी हमारे पास लगभग तैयार है, तो बिहार स्पेशल का लाइव बैच आ जाएगा। या फिर आप लोग जैसा सजेस्ट करें उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना काम प्रगति पर रखेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं बायोलॉजी या फिर हिस्ट्री को, तो हिस्ट्री को भी ला दिया जाएगा। हालांकि दोनों हो जाएगा, मतलब बिहार स्पेशल और हिस्ट्री इतना कवर करा सकते हैं, क्योंकि अभी 12 फरवरी को बिहार का एग्ज़ाम है, तो उसके पहले पहले ये दोनों सेगमेंट को हम लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, तो इसका सही आंसर है मनुष्य में कुल 206 हड्डियाँ होती है। जन्म के समय की बात करें तो एक मानव में जन्म के समय 300 हड्डियाँ होती है, और साथ ही जब हम देखते हैं जन्म के बाद जब वह वयस्क बन जाता है तो उसके शरीर में सिर्फ 206 हड्डियाँ बच जाती हैं। और इसकी वजह से कई हड्डियाँ जैसे खोपड़ी आदि का जुड़ करके एक इकाई बन जाता है। मतलब व्यक्ति जब बच्चा रहता है तो उसका हड्डी जो होता है वह बहुत पतला पतला होता है और वह एक दूसरे से अलग होता है। लेकिन जैसे ही वह बड़ा होता है तो उसके शरीर के जो विभिन्न पतले पतले हड्डी होते हैं
कई एक हड्डी जुड़ करके, 2 हड्डी 3 हड्डी जुड़ करके एक बन जाते हैं, जिसके कारण उसमें हड्डियों की संख्या घट जाती है बढ़ने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में लगभग हड्डी की संख्या 300 होती है, जबकि बड़ा होने पर उसमें बहुत सारी हड्डियां ज्वाइन हो जाती हैं, जिसके कारण वह 206 हड्डी बचती हैं बड़े होने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? और ये सारा क्वेश्चन देखिए, ये तो बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, 3 बार इसको रिपीट करके पूछा बीपीएससी ने। तो मनुष्य की खोपड़ी में, मतलब जो सर का भाग होता है मनुष्य का, ये जैसे खोपड़ी हो गया, ठीक है, तो इसके ऊपर वाले पार्ट का पूछा जा रहा है कि ये जो हमारे स्केलेटन का जहाँ पे सर वाला भाग है, इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पर 8 हड्डियाँ होती है खोपड़ी में, ठीक है। मनुष्य के शरीर में कुल 8 हड्डियाँ होती है, जो इस प्रकार है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं संकरित में 2 हड्डी, फ्रंटल में 1 हड्डी जो हम ललाट वाला हड्डी कहते हैं, पश्च कपाली पीछे वाला भाग में 1 हड्डी होता है बड़ा सा, जंतु कस्ती होता है, एक जजर रथी होता है और पार्थिव कस्ती होता है, और कुल मिलाकर के 8 हड्डियाँ इसमें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के कुल 12 जोड़े होते हैं, और 12 जोड़े मतलब टोटल मिलाकर 24 हड्डियां हो जाती है। तो मनुष्य के शरीर में कुल 12 जोड़ी अर्थात 24 पसलियां या रिब्स होती हैं, ठीक है, 24 पसलियां या रिब्स होती हैं। और इन 12 पसलियों को बेलनाकार पिंजड़े में ही फेफड़े आदि, हृदय आदि स्थित होते हैं। जैसे इस तरह से जो रिब्स बना होता है हमारे बॉडी में, इस तरह से ये कुल संख्या कितनी है? 12 जोड़ी है, ठीक है। और 12 जोड़ी एक बीच में होता है, और इसी के अंतर्गत आप जानते हैं कि इसी के अंतर्गत जो होता है हमारा हृदय और हमारा फेफड़ा वगैरह रहता है, जो ढका रहता है कहीं ना कहीं से, और उसको यह सुरक्षा प्रदान करता है पसली, ठीक है। तो पसली वक्ष के समान की ओर आगे उपस्थिति तथा पीछे की ओर वक्ष के सिरुका से जुड़ी होती है। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कुल 206 हड्डियां होती है, जबकि बच्चे में 300 हड्डियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे प्रबल या सबसे मजबूत जो हड्डी होती है वह जबड़े में, जो दांत वाला जबड़ा होता है उसमें सबसे मजबूत हड्डी होता है। यही वजह है कि जब व्यक्ति को जलाया जाता है तो उसके जबड़े वाले हड्डी जलते ही नहीं है, ठीक है। शरीर का सबसे प्रबल अस्थि जबड़े की हड्डी होती है, और मांसपेशियां एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। कई एक बार यही पूछा जाता है एग्जाम में कि टेंडन किसे कहा जाता है? तो मांसपेशी मतलब मसल्स और जो बोन होता है उसके ज्वाइंट को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। अस्थि में अस्थि के जोड़ को लिगामेंट, मतलब दोनों हड्डियां जुड़ी हों तो उसे हम लिगामेंट कहते हैं। हथेली और तलवे के अस्थियों को मेटाकार्पल्स कहते हैं। जैसे हमारी ये उंगलियां हो गई 4-5, ठीक है, तो ये हाथ हो गए इस तरह से, तो इसको मेटाकार्पल्स कहा जाता है, जो क्रमशः 10-10 होता है, मतलब इस तरह से कटा होता है ना ये, ठीक है। तो इसे कितने कहते हैं? 10-10 में कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा, इसमें है कि हथेली तलवे अस्थियों का मेटाकार्पल्स कहते हैं, जो क्रमशः 10-10 होते हैं। जांघ की हड्डियों को फीमर कहते हैं, जो 2 होते हैं। रीढ़ की कुल हड्डियों की बात करें तो यह 33 होती है, जो विकसित होने पर 26 हो जाती है। मतलब इसी प्रकार से रीढ़ की जो हड्डी है ना, एक जो होती है रीढ़ की हड्डी, कुल मिलाकर पीछे से भी 33 होती है, जो विकसित होने पर घट करके 26 हो जाती है। घट करके 26 कैसे हो रही है? तो बहुत सारी हड्डियां आपस में ज्वाइंट हो जाती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी है, जिसे अस्टेपीज कहते हैं। अस्टेपी जिसे टैपिज्म हड्डी या हाथ में काल्पर्स हड्डी कहते हैं। और शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर या जांघ में होती है, जो शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है। मतलब 3-4 प्रकार के हड्डियों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि हड्डी जो कान में होती है उसे अस्टेपीज कहते हैं। ट्रेपेजियम हड्डी हाथ में कार्पल्स हड्डी है। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ में होती है, और शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है, दांतों के पास जो होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो है वह फीमर होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जो मजबूत हड्डी कहलाती है, और यह जंघे की लंबी और मजबूत तथा त्रिभुजाकार हड्डी या नितंबिस्त या हिप बोन एवं अंतरजंघिका या टिबी के मध्य स्थित होती है। जैसे हमारा ये पैर का जो भाग हुआ, इस तरह से हमारा पैर रहता है, ठीक है। तो ये जो जंघा वाली हड्डी है, ठीक है, इसे ही फीमर कहते हैं, ऊपर वाले पट को। तो ये बहुत लंबी होती है और इसीलिए इसमें क्या है खास करके ये चौड़ा होता है इस तरह से, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, फीमर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। मानव के पैर की हड्डी कौन सी नहीं है। तो ये टिबिया तो है, फीमर है, फिबुला है, जबकि हुमरस नहीं है। टिबिया, फीमर, फिबुला ये सारे मानव शरीर के हड्डी, मानव पैर के हड्डी हैं, जबकि जो ह्यूमरस है ये हाथ का हड्डी है। मानव में केवल 2 अग्रपाद, सामान्य भाषा में कहें तो हाथ तथा 2 पक्षाव अर्थात पैर होते हैं। दोनों अग्रपादों की अस्थियां एवं दोनों पक्षपादों की अस्थियां परस्पर एक समान होती है। अग्रपादों एवं पक्षपादों की अधिकांश अस्थियां भी एक समान होती है। प्रत्येक अग्रपाद के ऊपरी भाग में एक लंबी अस्थि या हुमरस तथा नीचे वाले भाग में 2 लंबी अस्थियां ये रेडियम्स तथा अल्ना होती है, तथा पंजे के बीच प्रत्येक कलाई में छोटी छोटी 8 हड्डियां होती है, जिसे कार्पल्स कहते हैं। मनुष्य के पैर की हड्डियां ठोस होती है। इस प्रकार दोनों पक्षाभों या पक्षपादों में कुल मिलाकर के 60 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो हुमरस अस्थि जो होती है वह ऊपरी भुजा में, हाथ का जो ऊपरी भुजा होता है, जो बांह से नीचे वाला भाग होता है, वहाँ पर पाई जाती है। तो हुमरस अस्थि जो ऊपरी भुजा में अवस्थित होते हैं, ये हाथ की हड्डियाँ होती है, और हुमरस, रेडियो, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजिस ये सारे हाथ की हड्डी हैं। सबसे पहले जैसे आर्म्स की बात करें, यहाँ से जैसे आर्म्स आ रहा है, इस तरह से हाथ होता है मानव का, ठीक है। यहाँ से कलाई को ले लेते हैं और फिर ये हमारा उंगली वाला भाग हो गया सारा, और समझ लें ये तो बना नहीं पा रहा हूँ मैं, तो ये समझ लीजिए व्यक्ति का हाथ है। तो ये हुमरस हो गया, यहाँ तक वाला जो भाग है ये हुमरस हड्डी होता है केहूनी तक। केहूनी के बाद जो होता है यह रेडियो अल्ना होता है, ठीक है। रेडियो अल्ना यहाँ तक होता है। उसके बाद कलाई वाली हड्डी होती है छोटी सी, ठीक है, जो मुड़ता है जहाँ से। उसके बाद मेटाकार्पल्स या हथेली, और फ्लेंजिस जो उंगलियों वाली हड्डी होती है पतली पतली सी, इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी की संख्या क्या है या कैसी होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वह संरंध्र होती है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वह संरंध्री होती है, मतलब वह पूरी तरह से ठोस नहीं होती है, नहीं तो वजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसका। तो वो कैसी होती है, वह होती है संरंध्री होती है, उसमें महीन सुराख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। हमने बताया था कि टांग के नीचे वाले हिस्से में ये टिबिया हड्डी पाई जाती है। तो टिबिया कहाँ पाई जाती है, जैसे मनुष्य का पैर इस प्रकार से है, ठीक है। जैसे ये पैर हो गया नीचे, ठीक है। तो यहाँ वाला ये जो हिस्सा है घुटना से नीचे, यहीं पर टिबिया पाई जाती है, ठीक है। तो टांग की दोनों हड्डियों टिबिया एवं फिबुला में टिबिया ज़्यादा मोटी और बड़ी और मजबूत हड्डी होती है। यह टांग में एंटीरियर एवं मीडियल साइड में स्थित है। इसे सिरा बोन या साइन बोन भी कहा जाता है। इसका ऊपरी सिरा काफ़ी चौड़ा होता है और इसमें 2 साफ नज़र आने वाले उभार होते हैं। इन उभारों को मीडियल और लेटरल कॉन्टाइडल या स्थूल कहते हैं। ये घुटने के जोड़ में अवस्थित कोलाइडल स्थूल से जुड़ते हैं तथा इन दोनों के बीच खुरदरा क्षेत्र होता है, जो घुटने का जोड़ बनाने वाले लिगामेंट और उपास्थियों को जोड़ने का स्थान प्रदान करता है।
कंडलाइडल स्थूल के नीचे एक छोटा सा उभार होता है जिसे टिबियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। इससे प्लेटर या टेंडल जुड़ा रहता है। लेटरल कंडाइडल पर छोटा सा गोल गड्ढा होता है या फैक्ट होता है जिस पर फिबुला का शीर्ष जुड़ा हुआ होता है और टिबियोफ्लूबर संधि या टिबियोफ्लूबर जॉइंट की रचना यहीं से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ये जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। और प्रीवियस स्लाइड में भी हमने देखा कि सबसे लंबी, मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी फीमर होती है और यह जंघे की लंबी, मजबूत तथा त्रिभुजाकार हड्डी जो नितंबस्थी या हिप बोन एवं अंतर जंघिका या टीवी के मध्य स्थित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो दांतों और हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। दांतों और हड्डियों में खास करके जैसे शरीर में कई खनिज लवण पाए जाते हैं जिसमें फास्फोरस भी एक खनिज है और शरीर के विकास और वृद्धि के लिए अन्य खनिज लवणों की तरह फास्फोरस भी अत्यंत आवश्यक है। शरीर में खनिजों में कैल्शियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और कैल्शियम के बाद अगर देखा जाए तो दूसरा नंबर फास्फोरस का ही आता है। शरीर के कुल भाग का 1% भाग फास्फोरस होता है। यह शरीर के प्रत्येक कोशिका में उपस्थित रहता है। तो फास्फोरस हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में यानी प्रत्येक सेल में अवेलेबल रहता है और केंद्र में रहकर इसके विभाजन में सहायक होता है। दांतों और हड्डियों के निर्माण में फास्फोरस 80% और कैल्शियम के साथ मिलकर फास्फोरस और कैल्शियम दोनों मिलकर के कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है। कैल्शियम फॉस्फेट ही हड्डियों और दांतों के निर्माण में उपयोगी होता है और एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 400 से 700 ग्राम फास्फोरस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां इसलिए कमजोर हो जाती है क्योंकि उसके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो वृद्धावस्था में क्या होता है कि कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है और इस रोग में अस्थियों के अधिक मात्रा में कैल्शियम निकलने लगता है जिसके कारण हड्डियां कमज़ोर होकर टूटने लगती है। टूटी हुई हड्डियां आसानी से जुड़ भी नहीं पाती और कुबड़ तक निकल जाता है और इसी वजह से बहुत सारे वृद्ध जो होते हैं वह खास उम्र के बाद या ज़्यादा उम्र के बाद झुक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो अस्थि में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम के यौगिक होते हैं। कैल्शियम हड्डियों, अंडे, छिलके एवं शंख का मुख्य अवयव है। जिससे कैल्शियम जो होता है वह हड्डियों में, अंडे के छिलके में या शंख जो समुद्री शंख होता है, घोंघा होता है, उसका मुख्य अवयव है। दूध में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है, कौन जोड़ता है? तो अस्थियों और मांसपेशियों को आपस में जोड़ने वाले भाग को टेंडन कहा जाता है। प्रीवियस स्लाइड में भी हमने देखा था। सिराओं या टेंडम जिसे कहा जाता है उसमें प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। पेशियों के सिरे या इंड्स को टेंडन या कंडराएं कहते हैं। ये पेशियों को हड्डी या उपास्थियों से जोड़ते हैं। ये सघन कोलेजन तंतुओं या पैक्ड कोलेजन फाइबर्स से बने संयोजी ऊतकों की मजबूती से डोरी जैसी संरचनाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में टोटल 20 दांत है जो 2 बार उत्पन्न होता है। जैसे हम कहते हैं दूध के दांत, ठीक है, और वह दोबारा बनता है, वैसे 20 दांत होते हैं। अब इसकी फैक्ट की बात कर लें तो दांत जिसे टीथ कहते हैं मुख की श्लेष्मिक कला के रूपांतरित अंकुर या उभार है जो चूने के लवण से सांसरित होते हैं। दांत का काम है पकड़ना, काटना, फाड़ना, ये सारा दांत का काम है, और चबाना। कुछ जानवरों में ये कुतरने के काम आते हैं जैसे चूहे, सुकर और संवारने वाले लीमर और लड़ने वाले कुत्ते वगैरह में भी क्या होता है कि ये खोदने या उतरने के काम में आता है।
दांत आहार को काट पीस कर उसे गले से उतरने योग्य बनाता है और मनुष्य के जीवन में टोटल 20 दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मनुष्य का जो पाचन है वह सर्वाधिक पाचन हो जाता है छोटी आंत में। ठीक है, मनुष्य के शरीर में पाचन का अधिकांश जो अंश होता है वह छोटी आंत में ही संपन्न हो जाता है, जबकि भोजन की पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ यानी मुंह से प्रारंभ होती है और इसके बाद भोजन अमाशय में चला जाता है, एसोफेगस में, और अमाशय से जठर रस निकलता है, कुछ यहाँ से कुछ निकलता है एंजाइम जठर रस, और ये यकृत से निकलने वाला पित्त रस भोजन को क्षारीय बना देता है। उसके बाद जब वह जाता है यकृत के पास, लीवर के पास, तो वहाँ से वाइल जूस या पित्त रस निकलता है जो शरीर भोजन को क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि पक्वाशय से भोजन छोटी आंत में आता है, यानी अमाशय से, अच्छा, ये भोजन में जब क्षार मिल जाता है तो वह क्या होता है, क्षारीय हो जाता है। क्षारीय के बाद पक्वाशय से भोजन छोटी आंत में आता है और यही भोजन का पाचन क्रिया संपन्न हो जाता है। तो छोटी आंत में पूरी तरह से पाचन हो जाता है, उसके बाद ही वह बड़ी आंत में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ पर प्रारंभ हो जाती है? तो पाचन की क्रिया मुख में ही प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि मानव पाचन क्रिया की बात करें तो पाचन क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। मुख गुहा से लार एमाइलेज के रूप में, और ये एक एंजाइम साबित होता है एमाइलेज के रूप में, जो मंड को पाचन में सहायता करता है। जो हमारे मुंह में कट फट कर, मतलब जो भोजन को पीसते हैं हम दांत से मुंह में, वहीं पर लार आता है ना, तो उसी में एक एंजाइम मिला हुआ होता है जिसका नाम है एमाइलेज। तो एमाइलेज हमारे मुंह के लार में मिल जाता है, उसके बाद वह जो हम पीसते हैं भोजन को अपने दांत से काट करके, उसको पचाने में यह मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है? तो मानव की पाचन नली जो होती है वह लगभग 32 फीट की होती है। ठीक है, मानव पाचन नली की बात करें, या फिर जिसे हम आहार नाल कहते हैं, डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कनाल कहते हैं, वह 25 से 30 फुट लंबी नाल होती है जो मुख से लेकर के मलाशय या गुर्दा के अंत तक विस्तृत है। यह एक सतत लंबी नली है जिसमें आकार या आहार मुंह में प्रवेश होने के पश्चात ग्रासनली, अमाशय, ग्रहणी, क्षुद्रांश, बृहदांश, मलाशय और गुर्दा नामक अवयवों से होता हुआ गुर्दा द्वार से मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो खास करके इन प्रोसेस को हमें ध्यान में रखना है, कई एक बार पीसीएस वगैरह में प्रोसेस से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मुंह में भोजन प्रवेश कर रहा है, ये तो सबको पता होगा। मुंह में भोजन प्रवेश होने के पश्चात क्या होता है, ग्रास नली में जो हमारे कंठ है उसमें जाता है, उसके बाद अमाशय में जाता है, उसके बाद ग्रसनी में जाता है, उसके बाद क्षुद्रांश में जाता है, उसके बाद बृहदांश में जाता है। ठीक है, उसके बाद मलाशय और गुर्दा में जाता है और उसके बाद वह निकल जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो मुख में स्टार्च का या शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो वह टाइलिन के द्वारा होता है। टाइलिन क्या है? तो मुख में या भोजन मुख में जो अंतर्ग्रहण के बाद जो हम ग्रहण करते हैं भोजन को, तो लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित लार से दांतों द्वारा पीस करके भोजन को अच्छी तरह से लार वहाँ पे मिल जाता है भोजन में, यानी जब दांत से भोजन पीसते हैं तो उसमें लार मिला दिया जाता है। और लार में 2 एंजाइम होते हैं, एक तो है टाइलिन और दूसरा है लाइसोजाइम। ये दोनों जब मिल जाते हैं उसमें, तो इसमें टाइलिन भोजन को उपस्थित जो मंड होते हैं या स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है या शर्करा में अपघटित करता है। फिर माल्टोज नामक एंजाइम को, माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। और लाइसोजाइम जो होता है वह भोजन में जो भी हमारे लिए हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनको मार करके नष्ट कर देता है, ताकि हमें भोजन करने से किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो इसमें यकृत है, पित्ताशय है, आंत है, ये तीनों हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा है, जबकि कॉर्निया आँखों का पुतली के ऊपर होता है, तो ये कॉर्निया नहीं होगा।
इसका हम देख लेते हैं डिस्कशन। कॉर्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। कॉर्निया आँख का पारदर्शी हिस्सा है जिस पर बाहर का प्रकाश पड़ता है, और आँख का 2/3 भाग है या कॉर्निया, जो किसी का हरा होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्लैक होता है, ये है ना, जिसमें बाहरी आँख का रंगीन हिस्सा पुतली लेंस को प्रकाश देने वाला हिस्सा शामिल होता है। कॉर्निया में कोई रक्त वाहिका नहीं होती, बल्कि इसमें तंत्रिकाओं का एक जाल होता है जो इसको पोषण देने वाले द्रव्य वही होते हैं जहाँ आंसू और आँख के अन्य पारदर्शी द्रव्य निर्माण होता है जहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं। क्यों आवश्यक होते हैं? क्योंकि शरीर के लिए एंजाइम इसलिए आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रिया के उत्प्रेरक होते हैं। ये कैटलिस्ट का काम करते हैं या उत्प्रेरक का काम करते हैं। इसलिए तो शरीर में जो एंजाइम होता है वह आवश्यक होता है, इसलिए क्योंकि वह जीव रासायनिक क्रियाओं का उत्प्रेरक होता है। अगर एंजाइम नहीं होगा तो हमारे बॉडी में बहुत सारी प्रक्रिया, जीव रासायनिक क्रिया संपन्न नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए यह आवश्यक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम होता है वह रेनिन होता है, और रेनिन खास करके बच्चों में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जबकि वयस्क व्यक्ति में इसकी मात्रा घट जाती है। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित करके सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है, और रेनिन एंजाइम दूध में मिली प्रोटीन को केसीन, वो थोड़ा हेल्थ डाउन है इसलिए दिक्कत हो रही है। खैर एग्ज़ाम क्लोज में है तो फिर उसे टारगेट करते हुए करना पड़ रहा है ये थोड़ा। रेनिन एंजाइम दूध में घुली हुई प्रोटीन केसिन को ठोस प्रोटीन या कैल्शियम पैराकेसिटिन को दही के रूप में बदल देता है, और ट्रिप्सिन जो है वह क्षारीय प्रोटीन को पचाता है। रेप्सिन प्रोटीन के अनपचे भाग को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? तो अधिकतम जो पोषक तत्व है वह रक्त में अवशोषित करने की बात पूछी जा रही है हमसे, तो यह छोटी आंत में अवशोषित की जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्षुद्रांश या छोटी आंत, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहा जाता है, मानव पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है जो अमाशय से आरंभ होकर बृहदांश या बड़ी आंत पर पूर्ण होती है। क्षुद्रांश में ही भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य के लार में लगभग 99% जल तथा 1% एंजाइम होता है। लार में मुख्यतः दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक तो है टाइलिन और दूसरा है, एक है टाइलिन और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है लाइसोजाइम। ठीक है, टाइलिन को एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है, और भोजन में उपस्थित जो मंड होता है या स्टार्च होता है उसको माल्टोज और शर्करा में बदल देता है, जबकि लाइसोजाइम जो होता है वह एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जो जीवाणु हैं उनको नष्ट कर देता है ताकि हमारे बॉडी को कोई नुकसान न पहुंचाए वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। एंजाइम की बात करें तो वह एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक होते हैं और जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। प्रोटीन प्रकृति के एक ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो जीवित कोशिका में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं और एंजाइम कहलाते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो है वह स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। लार पाचक की बात करें तो लार पाचक कार्यों में शामिल है और भोजन को गीला करना और भोजन को लुगदी जो बन जाता है मुंह में हमारा, वो कौन बनाता है? लार बनाता है, ताकि आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम एमिलेस होता है जिसे पत्यालिन भी कहा जाता है, जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह में शुरू होता है और लार ग्रंथियां में बसा पाचन शुरू करने के लिए लारमय लाइपेज या लाइपेज का एक अधिक शक्तिशाली जो रूप होता है वह भी स्रावित करता है।
लिपासे नवजात शिशुओं के वसा पाचन में बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि उसमें अग्नाशयी लाइपेज को विकसित होने में अभी कुछ समय है, और इसका एक सुरक्षात्मक कार्य यह भी होता है कि दांतों के ऊपर बैक्टीरिया जमाव रोकने में यह मदद करता है, जिससे चिपके हुए खाद्य कणों को धोना कठिन होता है बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन को पाचन में सहायता करता है, तो वह X क्या है? मतलब यहाँ पे एजम्पशन दिया गया है, हमें बताना है कि क्या सही आंसर है। ठीक है, तो यह HCl होता है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। मानव के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन को पचाने में सहायक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो यह छोटी आंत में होता है, क्योंकि पूरी तरह से भोजन का पाचन भी छोटी आंत में होता है, इसीलिए क्षुद्रांश या छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे कहा जाता है, मानव पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है जो आमाशय से आरंभ होकर बृहदांत या बड़ी आंत पर पूर्ण होती है। क्षुद्रांश में ही भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है।